हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे समसामयिकी घटना चक्र से पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। जलमंडल, स्थल मंडल, जैवमंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। यह है जैवमंडल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई थी वर्ष 2010 में। पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होते हैं। भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों के अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर हैं, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाते हैं। पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ से घिरे भौतिकी एवं जैविक दशाओं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के परिभाषा के अनुसार पर्यावरण सुरक्षा से संबंध नहीं है, गरीबी को कम करना ये नहीं है। भारत में पर्यावरण अधिनियम पारित हुआ था वर्ष 1986 में। पर्यावरण बनता है जीवी घटकों, भू आकृति घटकों तथा अजैव घटकों से। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं, ये नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन। विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, उसे धारणीय विकास कहते हैं। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था सतत विकास। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है। वे कुल है 17 लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं वन, जल और खनिज को। वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं कहलाते हैं प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन। वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है नागपुर में। NEERI का कार्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो डी जेनेरियो में। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों का नाम दिया गया है एजेंडा 21। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। वायु एक मिश्रण है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% इत्यादि गैसें पाई जाती है वायुमंडल में। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। नोबेल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती है यह है रेडॉन। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन का। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ समाप्त हो जाए तो वह गैस जिसकी कमी होगी ऑक्सीजन की कमी होगी। वह कार्य जो पेड़ पौधे नहीं करते हैं, वायु प्रदूषण नहीं करते हैं। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है श्वसन, जैव पदार्थ का अपक्षय तथा ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा। कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप में पाए जाते हैं ग्रेफाइट एवं हीरा में। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा।
अपक्षय का विचार संबंधित है, एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है जेनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू हुआ था 23 मार्च 1950 को। यूएनईपी का मुख्यालय है नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी वर्ष 1972 में। यूएनईपी के वर्तमान प्रमुख है एरिक सोलहेम। ईपीए का पूर्ण रूप है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ईपीए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना की गई थी 2 दिसंबर 1970 को। एनईए से आशय है नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा वर्ष 1991 में दिया जा रहा इको प्रमाण पत्र को दिया जा रहा है वर्ष 1991 से। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है इको मार्क। धारणीय कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार उपयोग करना कि उसका गुणवत्ता अक्षुण्ण बने रहे। भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन चल रहा है वर्ष 2014-15 से। भारत में हरित कृषि प्रारंभ करने वाला राज्य था, सबसे पहले पंजाब में हुआ था। कथन ए दिया है प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। कथन आर दिया है जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के जिस प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था वह है स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी 18 अक्टूबर 2010 को। हरित विकास पुस्तक के लेखक हैं W.M. एडमस। आमतौर पर समाचारों में आने वाले Rio+20 सम्मेलन है धारणीय विकास है। धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है यह। Rio+20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन 20 जून 2022 को रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था वर्ष 1997 में। 22 से 23 जून 1997 के मध्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जो रियो 5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 के नाम से जाना जाता है। न्यूयॉर्क में 1997 में न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है उसे धारणीय विकास कहते हैं। वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था जो मानवता के सक्षम उपस्थित होने वाला वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है। यह है क्लब ऑफ रोम। अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की जिसे जाना जाता है एजेंडा 21 के नाम से। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मूल रोम की कोसा भित्ति मुख्यतः बनी होती है सेलुलोज की। मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं पैक्टिन के कारण। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना।
पारिस्थितिकी भिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति तथा शिक्षा नीति, जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा काम करता है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई थी रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान। UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि उपलब्ध कराता है। GEF ये निधि उपलब्ध करवाता है। विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि की स्थापना की गई थी। COP7 की बैठक माराकेश से प्राप्त निर्देशों के आधार पर विशिष्ट जलवायु परिवर्तन की निधि की स्थापना की गई थी। वर्तमान में GEF के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष है नकोवो। पाला चीमाड़, जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, ये केरल में अवस्थित है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य जिस नाम से जाना जाता है उसे छाता विधान कहते हैं। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पारित किया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया है आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति। शब्दों के स्थान पर जहाँ कहीं भी आते हैं शब्द रखे जाते हैं। अनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति, इसका नाम चेंज करके रखा गया है। अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदाता एंड कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेस्क 2009 स्कोर के तहत भारत के शीर्ष स्थान दिए। वह स्कोर है विभिन्न देशों में पर्यावरणीय के रूप में धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक। भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घ स्थायी विकास के लिए जो रणनीति सर्वश्रेष्ठ है। मिश्र चयन, कार्बनिक खाद्य, नाइट्रोजन यौगिकरण, पौधे और कीट प्रतिरोध 100 किस्में। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक है मासानोबु फुकुओका। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी आरंभ किया है ऑस्ट्रेलिया ने। 10% नियम संबंधित है ऊर्जा का खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचाने से। जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है प्राथमिक उत्पादकता। परपोषी यानी विषम पोषण के स्तर के उत्पादन के संदर्भ में आता है द्वितीयक उत्पादकता। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य में स्थानांतरण के पश्चात घटती है। कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके जो संभावित परिणाम हो सकते हैं वे है कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। इसके कारण बरों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। पारिस्थितिकी पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है जीव और वातावरण के बीच। जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी। अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था ओकियोलॉजी के रूप में। जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। यह बताया था अर्नेस्ट हैकल ने। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है, यह बताया था यूजीन ओडम ने। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी वर्ष 1935 में
एजीटी टांसले द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकॉस्म कहा, ये कार्ल मोबियम तथा फोर्स ने कहा था। कार्ल मोबियस तथा फोर्स ने कहा था। प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही कथन दिया है। पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, यह एक बंद तंत्र होता है, ये खुला तंत्र होता है। परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारियों तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं परितंत्र का। कृत्रिम परितंत्र है खेत, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है धान का खेत। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल उदाहरण है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का। झील, नदियाँ तथा समुद्र आते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है वहन क्षमता। बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है जैविक विभव। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, उसे कहते हैं पारिस्थितिकी कर्मता। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है सामुद्रिक, यानी कि समुद्र। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल में समुद्री जल होता है लगभग 97%। समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण है सोडियम क्लोराइड। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है वनोरोपण, वर्षा जल प्रबंधन तथा जैव मंडल भंडारण। वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण में व्याप्त प्रदूषण का निवारण मददगार है पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का एक प्रमुख कारण है वनोन्मूलन, वह कार्य जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है वृक्ष काटने से। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण का स्तर स्थान प्राप्त है सर्वहारी को। पारिस्थितिकी तंत्र का एक जीवीय संघटक नहीं है वायु। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सौर ऊर्जा। परितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में जिस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं वो कहलाते हैं कवक और जीवाणु। अपघटक वे जीव होते हैं जो अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं जिससे पुनः चक्रीकरण हो सके पोषक तत्वों का। निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिक में तोड़ते हैं अपघटक। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केंचुआ भूमिका अदा करते हैं अपघटक की क्रिया में। प्राथमिक उपभोक्ता होता है चींटी तथा हिरण। किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी आते हैं शाकाहारी प्राणी में। अपघटक तथा प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती है चींटी। वे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों यानी हरे पौधों से प्राप्त करते हैं वे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में पाया जाता है। साग सब्जी का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता जबकि मांसभक्षी होने की श्रेणी में द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उपभोक्ता होता है समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक हैं हरे पौधे। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप। पौधे हरे रंग के लवक यानी क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जीवित घटकों में शामिल होने के कारण पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है हरे पौधे। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है घास, इसके बाद टीडा, मेढक और सर्प।
टीडा प्राथमिक उपभोक्ता है, जबकि मेढक द्वितीय उपभोक्ता है और सर्प तृतीय उपभोक्ता है। ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होता है उसे कहते हैं खाद्य। जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं घास, बकरी और मानव। जीव भार पर पिरामिड जिस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है वह है तालाब। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्रीय निरूपण को कहते हैं जीव भार का पिरामिड। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है सीधा। पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेशन होने के बाद किसी एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होता है। यह है सांप में। जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा हो जाते हैं तो इस घटना को जैविक आवर्धन कहते हैं। डीडीटी जैसे प्रदूषक होते हैं जैव अनिम्नकरणीय, पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण की शक्ति के कारण घोषित किया गया पर्यावरण शत्रु। जो वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है उसे कहते हैं यूकेलिप्टस। लैंटिक आवास का उदाहरण है तालाब एवं दलदल। स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं। इनके उदाहरण है आर्द्र भूमि, तालाब, झील तथा जलाशय। बहते जल के आवास को लैंटिक आवास कहते हैं। यह नदी। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रमित क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र या महासागर। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। जल चक्र को ओडम ने सम्मिलित किया है गैसीय चक्र में। पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है औद्योगिक प्रबंधन का। पारिस्थितिकी अस्थायी मित व्यापी है। जिस आंदोलन का नारा है चिपको आंदोलन है। चिपको आंदोलन का नारा था। नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। दक्षिण भारत के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है एपिको आंदोलन। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित प्रमुख कथन है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग एजी टांसले द्वारा किया गया था। सूक्ष्म जीव जो मृत पौधे, जंतुओं और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं उसे कहलाते हैं वियोजक कहलाते हैं। वो पारिस्थितिकी तंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में जो अनुक्रम है मैग्रोन, घास स्थल, झील और महासागर। अधिक विविधता वाले परितंत्र की उत्पादकता भी होगी अधिक। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा होती है, एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होते हैं जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशा में। ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता और न ही उसे नष्ट किया जा सकता। यह एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित हो सकती है ऊष्मागतिकी के पहले नियम के अनुसार। हर पोषण स्तर पर उपलब्ध जल की मात्रा घटती जाती है। विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों की सकल उत्पादकता का ही शाकाहारियों द्वारा स्वीकृत हो पाता है, लगभग 10% भाग। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया गया था अर्निजनेस ने। पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीननेल ने। पारिस्थितिकीय पद छाप की माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि कहलाता है पारिस्थितिकीय पद छाप। अविवेकशील जीवन शैली जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों जैसे जल, ऊर्जा इत्यादि की आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाता है उसे
बढ़ा देती है पदछाप के आकार को। भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था वर्ष 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए लागू किया गया था वर्ष 1986 में। जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम लागू किया गया था दिसंबर 2006 में। वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1980 में। मिलेनियम इकोसिस्टम एसेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है: व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और संस्कृति। वह जो एक समर्थन सेवा है, पोषण चक्र और फसल परागण। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला कहलाती है। स्वपोषी को डाइटम कहते हैं। शाकाहारी उपभोक्ता क्रस्टेशियाई की श्रेणी में आते हैं। शाकाहारी उपभोक्ता मांसाहारी उपभोक्ता हेरिंग की श्रेणी में आते हैं। जैव वानिकी के संबंध में सही है। यह पारिस्थितिकी का पर्याय है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है। जैव वानिकी अर्थात बायोनॉमिक्स शब्द बायो तथा नॉमिक्स शब्दों से मिलकर बना है। बायो का तात्पर्य है जीव या जीवन से, जबकि नॉमिक्स ग्रीक शब्द नोमस से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है नियम। बायोनिक्स शब्द का शाब्दिक अर्थ है जीवन के नियम। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। पिक्नोक्लाइन कहलाती है। किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है। हेलोक्लाइन। किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है। थर्मोक्लाइन। परितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समुद्री उत्पादकता को बढ़ाता है पोषकों के सतह पर लाकर। वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन, ठंडे तथा पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। समुद्री प्रवाह द्वारा पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वे हैं जिन्हें घोषित किया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र में कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया और कुछ को विनियमित किया गया है। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में जिस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं वे है जल की सीमा एवं आग के कारण। भौतिक वातावरण में किसी समुदाय के समय के साथ रूपांतर ही कहलाता है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। जैविक अनुक्रमण में प्रअवस्था का सही क्रम है: नग्नीकरण, प्रवास, अस्थापना, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। वर्ष 1916 में पौधे के विभिन्न प्रजातियों के अध्ययन किया तथा अनुक्रमण सर्वमान्य परिभाषा दी। एफ क्लीमेंट ने। वह प्राकृतिक विधि जिसके अंतर्गत एक ही निहित तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे विशेष समूह द्वारा स्थापित हो जाता है उसे अनुक्रमण कहते हैं। आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा। ट्रैफिक मिशन यह सुनिश्चित करता है कि वन पादपों और जंतुओं का व्यापार से खतरा न हो। प्रकृति के संरक्षण को। ट्रैफिक की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। यह रणनीतिक गठबंधन है WWF एवं IUCN का। जैव विविधता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी को। जैव विविधता अल्फा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। यह विभाजन 1972 में विकटेकर ने किया था। जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं का। जैव विविधता का महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र के निर्वहन का। आनुवांशिक जाति समुदाय व परितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करती है ये जैव विविधता। जैव विविधता का नाश का कारण है जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश,
आदि। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है प्राकृतिक आवासीय विनाश। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है जैव विविधता के ह्रास के लिए। जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है प्राकृतिक वास का विनाश। जैव विविधता को कम होने का मुख्य कारण है आवासीय विनाश। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है वैश्विक तापमान, आवास का विखंडन, विदेशी जातियों का संक्रमण। जैव विविधता का बड़ा खतरा है प्राकृतिक आवास और वनस्पतियों के विनाश तथा झूम खेती के कारण। देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में यह खेती प्रचलित है। जो खेती का अवैज्ञानिक तरीका है यह है झूम खेती। जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल में शामिल है पूर्वी हिमालय। भारत में जैव विविधता ताप स्थल है यानी कि हॉटस्पॉट है पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल हैं। यह है पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, म्यांमार, भारत की सीमा एवं सुंडालैंड। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है पश्चिमी घाट। जैव विविधता के संदर्भ में भारत का क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1988 में किया था नॉर्मन मायर्स ने, जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है। वह क्षेत्र कहलाता है हॉटस्पॉट। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं जाती है 50 वर्षों से। किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी है बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित नीच और आनुवंशिक भिन्नता की कमी। किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है व्यापक नीच। प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा विलुप्त के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधे और पशु जातियों की सूचियों में सम्मिलित किया जाता है रेड डाटा बुक में। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट संबंधित है IUCN से। प्राणी समूह जो संकटापन्न जातियों के संपर्क में आते हैं महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई गधा। सोन चिड़ैया या महान भारतीय सारंग, साइबेरियन सारस और सलेटी टिटहिरी अति संकटग्रस्त श्रेणी में, कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी में और एशियाई वन्य गधा संकट के नज़दीक है श्रेणी में, जबकि लाल पांडा है संकटग्रस्त श्रेणी में। गोल्डन ओरिओल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन फैंटेल पिजियन तथा इंडियन सन बर्ड भारतीय पक्षियों में अत्यधिक संकटपन्न है रेड इंडियन बस्टर्ड का। यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घटती है क्योंकि पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। इसलिए उत्तराखंड में जैव विविधता का ह्रास का कारण नहीं है बंजर भूमि का वनीकरण। सड़कों के विस्तार, नगरीकरण एवं कृषि के विस्तार उत्तरदायी कारणों में शामिल है जैव विविधता के ह्रास के लिए। वर्ष 1975 में यह अभिन्न अंग बन गया था जिसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। सिक्किम को पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है सिक्किम। जैव विविधता के साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जिस एक की स्थापना करने में निहित है वह है जीवमंडल निचय का यानी रिजर्व का। जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है जैवमंडल रिजर्व। वह स्थल जो वनस्पति संरक्षण हेतु स्व स्थान पद्धति नहीं है वनस्पति उद्यान। क्रायो बैंक
XC2 संरक्षण के लिए जो गैस सामान्यतः प्रयोग होता है वह है नाइट्रोजन। वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है XC2 संरक्षण द्वारा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का विस्तार पाया जाता है 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य। इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती है क्योंकि इसमें वर्ष भर उच्च वर्षा और तापमान रहता है। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को कहा जाता है जैव विविधता। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम में। प्राणियों और पादपों की जातियों की अधिकतम विविधता मिलती है उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। जैव विविधता में परिवर्तन होता है क्योंकि भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। शांत घाटी, कश्मीर, सुरमा घाटी तथा फूलों की घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। शांत घाटी में। शांत घाटी अवस्थित है केरल में। साइलेंट वैली परियोजना जिस राज्य से संबंधित है वह है केरल। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। आर्द्र क्षेत्रों जिन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है चिल्का झील, लोकटक झील, केवलादेव तथा बुलर झील को। रामसर सूची अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची है। इस सूची में वर्तमान में भारत में कुल 75 स्थल शामिल हैं। ये पुराना रिपोर्ट है 2023 के अनुसार 75 शामिल हो गए हैं। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है भोज आर्द्र स्थल है। ये रामसर सम्मेलन संरक्षण संबंधित है नम भूमि। वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है गुजरात में। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवांशिकी भिन्नता क्षेत्र। प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि के कारण प्रवाल विरंजन होता है। प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि, वैश्विक ऊष्मन सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है जिसे सहजीवी शैवाल का मोचन के साथ ही घटित होती है। प्रवालों की मृत्यु जिनमें प्रवाल भित्तियां हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में प्रवाल भित्ति पाई जाती है। भारत में सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था वाल्टर जी रोसेन ने। जैव विविधता जिन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी है वह है मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनःचक्रण, सस्य परागण। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 से 21 के लिए दशक निर्दिष्ट किया गया है जैव विविधता दशक। पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है पोषण स्तरों की कम संख्या। पारिस्थितिकी तंत्र होता है एक गतिकीय तंत्र होता है। यह हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए जो कारण सबसे उपयुक्त है वह है विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। इसलिए भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 2002 में। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित है वर्ष 2003 में चेन्नई के तमिलनाडु में है। यह राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण में सहायक है। यह जैव चोरी को रोकता है तथा देशी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है। सिगरथोन ने विश्वव्यापी मार्केट की सबसे बड़ी संभावनाएं हैं। इस पेड़ के बैर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना को ऊर्जा स्थिरता को उत्पन्न करने के लिए किया था। रूसी
कॉस्मोनाटों ने इसके तेल का कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए किया था। भारत में यह पौधा लद्दाख में पाया जाता है। भारत सरकार सिब कर्थोन की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इसका पादप का महत्व है। यह मृदा क्षरण को नियंत्रित करने में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। इसमें पोषकीय मान होता है और ये उच्च तुंगता वाले ठंड क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। भारत में लेह बैरी के नाम से लोकप्रिय एक पर्णपाती झाड़ी है सिब कर्थोन। पिछले 10 वर्षों में गिद्धों की संख्या में एकाएक गिरावट आई है। इसके लिए उत्तरदायी कारण एक साधारण सी दर्द निवारक दवा है, जिसके कारण किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में बुखार के इलाज में किया जाता है। वह दवा है फिनेक्सोडियम, दवा का नाम है। भारत में गिद्धों की संख्या में अत्यधिक कमी का प्रमुख कारण है जानवरों को दर्द निवारक दवा देना। कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर से दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है गो पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाली पक्षी विलुप्त हो गया। वह पक्षी था डोडो। मॉरिशस में टम्बला कोक, जिसे डोडो वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, प्रजनन में असफल रहा, जिसकी वजह से यह लगभग विलुप्त हो रहा है। इसका मुख्य कारण है डोडो पक्षी की विलुप्ति। भारतीय वन जीवन के संदर्भ में उड्डयन बगुल यानी फ्लाइंग फॉक्स है, चमड़गधा है। ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलुप्ति के कगार पे है, वह है स्तनधारी मैमल। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी डुगोंग के संदर्भ में सही कथन दिया है। यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। इसे वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। यह एक समुद्री स्तनधारी है और घास खाने की इनकी आदत के कारण समुद्री गाय भी कहा जाता है डुगोंग को। जिन 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, वह है जातीय बहुयता यानी स्पीसीज रिचनेस, स्थानिक तथा आशंका बोध के कारण। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में सही कथन दिया है। यह संरक्षण संगठन के विश्वव्यापी भागीदारी है। यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट स्थलों का पहचान करता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना दी गई थी ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स द्वारा। जैव सुरक्षा पर कार्टेजेना उपसंधि के पक्षकारों की प्रथम बैठक 23 से 27 फरवरी 2004 के मध्य हुई थी मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि और जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर किया था 23 जनवरी 2001 को। जैव सुरक्षा उपसंधि संबंध है आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से। जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौते का सदस्य नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है इसका सदस्य। जैव सुरक्षा का कार्टेजेना प्रोटोकॉल कार्यान्वित करता है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने। बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु का कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह है भारतीय वन गधा का। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था नगोया में। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 11वां सम्मेलन 2012 में आयोजित किया गया था भारत में। UNREDD प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकता है जैव विविधता के संरक्षण करने में, वन पारिस्थितिकी की समूहस्थाशीलता में तथा गरीबी को कम करने में।
दो महत्वपूर्ण नदियाँ जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में तथा दूसरी का स्रोत उड़ीसा में समुद्र प्रवाह करने से पूर्व एक स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ दूर है। यह वन्य जीव तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित है। वह है भितरकनिका। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज यानी IUCN तथा वन्य प्राणी जाति एवं वनस्पति जाति का संकटपन स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फॉन एंड फ्लोरा के संदर्भ में सही कथन दिया है। IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए है। विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजना चल रही है। साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से आबादकर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्य है। यह अंग नहीं है संयुक्त राष्ट्र का परितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र नामक पहल के संदर्भ में सही कथन दिया है। यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करता है। यह एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो परितंत्र और जैव विविधता के मूल की पहचान, निर्देशन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता करता है। TEEB यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है। इसका कार्यालय है जेनेवा के स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। सिंह पुच्छी वानर यानी मकॉक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं काली गर्दन वाला सारस, उड़न गिलहरी और हिम तेंदुआ। चीता को भारत से विलुप्त घोषित किया गया था वर्ष 1952 में। समुद्र तल से 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है हिम तेंदुआ। जम्मू एवं कश्मीर का राज्य पक्षी है काली गर्दन वाला सारस। भारत में सर्वाधिक उड़न गिलहरी है हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में। शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रक्षेपण किया जा सकता है चमड़गादा, भालू और कृंतकों में। समशीतोष्ण और शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रिय तथा अवसन अवस्था को जिसमें वहाँ अनेक प्राणी जाड़ों की ऋतु में बिताते हैं वह है शीत निष्क्रियता। गिलहरी, छुछुंदर, चूहे तथा मूषक आदि स्तनधारी प्राणी हैं कृंतक गण में। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है निम्नतर अक्षांशों में। पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्तांशों की तुलना में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है निम्नतर उन्तांशों में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है लवण जल मगर पाया जाता है। अंडमान निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में डुगॉन्स, डॉल्फिन, व्हेल, सॉल्ट वाटर समुद्री कछुआ, समुद्री सांप आदि सामान्य रूप से बहुतायत में पाया जाता है। विशाल हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं श्रू एवं टैपिर। भारत के उत्तर पूर्व में सघन वनों में रहता है स्लोलोरिस। वृक्षों पर रहने वाले वह स्तनधारी जिसका जूलॉजिकल नाम एलुरस फ्लेंगेस है रेड पांडा का। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में। यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए एक व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। वह है वेटलैंड्स इंटरनेशनल एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है जो आर्द्र भूमियों एवं उनके संसाधनों को बनाए रखने हेतु इन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत है। इसका मुख्यालय है नीदरलैंड में। भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है
और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। वह कथन जो इस समय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाए। इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ ही साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है ताकि इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ अनुमति दी जाए उनके धारणीय उपयोग की। यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अधीन लाया जाता है तो इससे अभिप्राय है मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिकी स्वरूप से परिवर्तन हो गया है या हो रहा है या होने की संभावना है। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि उपयोगी है। पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच एक क्षेत्र कहलाता है आर्द्र भूमि क्षेत्र। आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। गुजरात में भारत में तटीय आर्द्र भूमि की कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से कम है। जैसे द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है गहरे सागर में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है गहरे सागर में। जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि में प्रथम स्थान है उष्णकटिबंधीय वर्षावन का। टूमा रोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की लेखिका है वंदना शिवा। जैव विविधता के संबंध रखता है। खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि। मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, विश्व विरासत अभिसमय, ये सब जैव विविधता से रिलेटेड है। इससे आगे हरित गृह प्रवाह एवं जलवायु परिवर्तन को हम अगले वीडियो में देखेंगे।